दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी 2021 का डेली करंट अफेयर का सेशन। तो इसमें जो भी आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा उन सभी न्यूज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला न्यूज़ आपका यूनियन मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इन्होंने क्या किया है कि CSIR का एक नया इंस्टीट्यूशन जो है उसको इनागोरेट किया गया है। क्योंकि आप CSIR का पहले फुल फॉर्म समझें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये क्या है कि पूरे नेशनल वाइज जितने भी साइंटिफिक साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं उनका एक काउंसिल है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। उसके तहत CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च CSIR NISCPR उसको न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। सबसे पहले आप ये समझें कि CSIR जो है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ स्टडी, इन दोनों को मिला करके कंबाइन करके इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को बनाया गया है CSIR NISPR को। और इसको जो जहाँ पे बनाया गया है उसका सेंटर कहाँ पे है, वो आपका न्यू दिल्ली में है। तो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण है कि ये किन दो संस्थाओं को मिला करके बनाया गया है। तो आप बता सकते हैं कि CSIR NISCAIR और आपका CSIR NISTADS। ठीक है। नेक्स्ट आपका समाचार है 5th इंडियन आर्म्ड फोर्स वेटरनल डे was celebrated as a recognition of the service rendered by the first Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ठीक है, जो रिटायर हुए थे 14 जनवरी 1953 को। तो उन्हीं के रिटायर होने के दिन के उपलक्ष्य में हर साल क्या किया जाता है, अभी 5th आपका इस तरह का मतलब कि उत्सव मनाया गया उस पर्टिकुलर दिवस पे। तो उस पर क्या है कि 14 जनवरी को जब 1953 को करियप्पा साहब रिटायर हुए थे तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आपका यहाँ पे सेना दिवस मनाया जा रहा है। सो फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेस वेटरनल डे वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द 14 जनवरी 2017। पहला जो आपका आर्म्ड वेटरनल डे था उसको 14 जनवरी 2017 को मनाया गया था। और फील्ड मार्शल करियप्पा की बात करेंगे तो वो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 15 जनवरी 1949 से लेकर के 14 जनवरी 1953 तक। फॉर हिज illustrious कैरियर एंड द कंट्रीब्यूशन टू द नेशन ही वॉज अकॉर्डेड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल इन 1986। उनका जो भी अचीवमेंट था, उनके द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया देश के सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए 1986 को उनको फील्ड मार्शल का रैंक प्रदान किया गया। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि हिसार एयरपोर्ट वॉज इनागुरेटेड अंडर द RCS उड़ान। तो जो रीजनल कनेक्टिविटी सर्विसेज है उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब पहले क्या था कि जो उड़ान था उसको क्या हुआ था कि बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया था, उड़े देश का आम नागरिक, UDAN का फुल फॉर्म यही है। लेकिन अब रीजनल जो आपका सेंटर बनाने की बात चल रही है, मतलब रीजनल कनेक्टिविटी प्रॉपर अच्छी हो जाए, जैसे कि छोटे छोटे शहरों को 2 टियर 3 टियर के शहरों को भी जो आपका एयर की कनेक्टिविटी की सुविधा है वो मिल सके, उसको लेकर के उड़ान का नया स्कीम RCS उड़ान के नाम से चलाया गया है। तो उसको हिसार एयरपोर्ट में इनागुरेट किया गया। फर्स्ट फ्लाइट टू द न्यू कंस्ट्रक्टेड हिसार एयरपोर्ट इन द हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट में पहला फ्लाइट जो है उसको हरियाणा से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया। वॉज फ्लैग्ड ऑफ अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS उड़ान, मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चलाया गया। सो फ्लैगिंग ऑफ मार्क ऑफ द ऑपरेशनलाइज्ड 54th एयरपोर्ट अंडर द उड़ान स्कीम। अब तक उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत 54 एयरपोर्ट यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किए जा चुके हैं, मतलब क्रियान्वित किए जा चुके हैं। टू डेट 307 रूट्स एंड द 54 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग द 5 हेलीपोर्ट्स एंड द 2 वाटर एरोड्रोम्स हैव बीन ऑपरेटेड अंडर द उड़ान। इसके तहत जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 303 रूट पर 54 एयरपोर्ट को, 5 हेलीपोर्ट और आपका 2 वाटर एरोड्रोम्स बनाए गए हैं, ये सभी उड़ान स्कीम के अंतर्गत बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका समाचार है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में कोविड-19 के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी 2021 से शुरू करने का ऐलान किया है। और ये दुनिया का अपने उसकी क्षमता के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने वाला है। सो इसमें क्या है कि 2 अलग अलग वैक्सीन है जिनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये भारत में ही निर्मित होंगी। एक आपका कोविशील्ड है, दूसरा आपका कोवैक्सीन है। और इसको डिलीवरी के लिए दोनों आपका तैयार हो चुके हैं। इसको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से सपोर्ट करते हुए इनको अलग अलग प्रदेशों में और यूटीज़ में पहुँचाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि नेक्स्ट समाचार है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन कंडक्टिंग एनक्लेव इंडिया फोरम जो है उसका वर्चुअल जो फॉर्मेट है, कहने का मतलब है उसको ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा हाल ही में कोलैबोरेट किया गया है। किसके साथ में? यूनाइटेड नेशन स्टैटिक डिवीजन UNSD के साथ, जो कि यूरोपियन यूनियन और UN इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसके साथ में अभी हाल ही में कोलैब करके एनक्लेव को वर्चुअल फॉर्मेट के माध्यम से मनाया गया हाल ही में।
नेक्स्ट आपका है कि इन 2017 द यूरोपियन यूनियन इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एनक्लेव। तो 2017 में इसको स्टार्ट किया गया है। सो एनक्लेव जो प्रोजेक्ट है जो कि 2017 में स्टार्ट किया गया है, उसको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, ठीक है, उसको वर्चुअल फोरम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसको 2017 से स्टार्ट किया गया एनक्लेव को। इस बार आपका वर्चुअल सबमिट किया जा रहा है। अब एनक्लेव जो प्रोजेक्ट है वो किन किन देशों में इम्प्लीमेंट किया गया है अब तक, तो ये आपका इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इसमें ब्रेग्जिट के कई देश दिखाई दे रहे हैं, रशिया को छोड़ करके। उसके स्थान पे आपका मैक्सिको को देख लीजिए। तो ये कुछ ऐसे प्रदेशों में मतलब कुछ देशों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है इम्प्लीमेंटेशन बाय द यूनाइटेड नेशन स्टैटिक डिवीजन, जो कि यूएनएसडी के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी भी इसमें शामिल है, और इसके साथ में सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसमें आपका सीबीटी भी शामिल है। नेक्स्ट आपका है कि द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब कि एमएसएमई जो है, उसका जो मंत्रालय है उसने इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट यहाँ पे निकाला है, या फिर इसको निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है, और उसका नाम रखा गया है खादी प्राकृतिक पेंट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पदार्थों से मिलकर के बनाया गया है जो कि आपका टॉक्सिक जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी हानिकारक मटेरियल होते हैं, रसायन होते हैं, उनका बिना उपयोग किए हुए पेंट बनाया गया है, इसलिए इसको खादी प्राकृतिक कहा जा रहा है। सो इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड एंटी फ्यूगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इसमें आपका एंटी फ्यूगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आपका न्यूज है द इंडियन नेवी हैज़ रिलीज्ड अ पेयर ऑफ MQ-9B सी गार्जियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, उसको हाल ही में इंडियन नेवी ने लीज पर लिया है, जिसका नाम है MQ-9B। ठीक है, इसके द्वारा जितने भी आपका बॉर्डर एरिया हो गया और उसके साथ में आपका जितने भी समुद्री क्षेत्र हो गए, तो उसमें इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की जाएगी। तो इसको किसने दिया है? फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। इसको आपका अमेरिका US के द्वारा दिया गया है, भारत को लीज पे दिया गया है टू बूस्ट इट्स इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकन्सेंसेस कैपेसिटीज इन द मिडस्ट ऑफ द बॉर्डर रो इन द चाइना इन लद्दाख। तो इसको अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। भारत और चाइना का जो बॉर्डर आपका लद्दाख से होके जाता है, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। ठीक है, ताकि मतलब जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, सर्विलांस होता है, उसको प्रॉपर कैपेसिटी के द्वारा पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आपका है कि अभी हाल ही में जो आपका डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 जारी किया गया है, उसमें भारत को 4th पोजीशन मिली है। ये कुछ मतलब छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आपका एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि मिनिस्ट्री अवेंगबो न्यूबाई हैज़ लॉन्च द वेबसाइट फॉर द कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर वेब रिसोर्स कंजर्वेशन इन द मणिपुर। तो कॉस्फोम जो आपका सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और जो भी वेब रिसोर्सेज कंजर्वेशन है मणिपुर के अंतर्गत, वो अभी हाल ही में उसने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि MTNL से संबंधित है, जिसको बोलते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। जैसे कि BSNL होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक उसी तरीके से आपका महानगरों के लिए टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो MTNL के नाम से जाना जाता है, जो कि एक PSU है, पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग है, मतलब कह सकते हो कि सामान्य तौर पे सरकारी कंपनी है। तो इस सरकारी कंपनी जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट की मीटिंग के बाद PK पवार जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, टेलीकॉम, ये आपका जो टेलीकॉम है वो आपका PSU है। उसके साथ साथ यह भी जाने कि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किनको चुना गया है, क्योंकि तो जब सरकारी कंपनी है तो इसको किसी न किसी पर्टिकुलर सरकारी आदमी को ही वहाँ पे रखा जाएगा। नेक्स्ट आपका है मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ लॉन्च सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स ग्रांट ऑफ क्लियरेंस एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ कोल माइन इन इंडिया। भारत के अंतर्गत जो भी कोयले के क्षेत्र में खनन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या होता था, पहले लगभग 14 से अधिक क्लियरेंस की आवश्यकता होती थी, लगभग 18 होती थी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो उन सभी क्लियरेंस को अलग अलग मंत्रालय के द्वारा, अलग अलग आपका जो भी फोरम होते थे उनके द्वारा किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है, उसको लॉन्च किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके अंतर्गत आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान किया जाएगा जितने भी लोग कोल सेक्टर में खनन के लिए आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है कि गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने फ्लैग ऑफ किया है 91st K9 वाजरा टी गन फ्रॉम द लार्सन एंड टुब्रो एमॉर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स इन द हजीरा। ठीक है, अभी हाल ही में
आपका एक उसका मॉडल का नाम है K9 वाजरा टी। ये एक गन है, इसको हाल ही में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने इसको स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने का मतलब यह है कि इसको इनागुरेट किया है कि हाँ ये अब हमें मिल रहा है। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो आपका लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि तेलंगाना हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू सक्सेसफुली अंडरटेक अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें यह बात बताई गई कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, ठीक है, अर्बन शहरी जो भी आपके क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, क्षेत्रीय संगठन है, तो उसके लिए अभी हाल ही में तेलंगाना ऐसा तीसरा स्टेट बन गया है जिसने कि कम्प्लीटली उसको फॉलो किया है, जो भी नॉर्म्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, जो भी बातें बताई गई हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। अगला है कि आप जानते हो कि समय समय पे जो कोर सेक्टर हो गया हमारे देश में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक जान होता है, वो आपका रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और वो कहीं ना कहीं आपका इंडिया के जीडीपी को ग्रोथ करने में उसको कंट्रीब्यूशन में काफ़ी योगदान मतलब रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अभी हर महीने 2 महीने में इसको बार बार गवर्नमेंट के द्वारा इसको निकाला जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना ग्रोथ हो रही है, कितनी कमी हो रही है। क्योंकि आप जानते हो पैंडेमिक की वजह से ज़्यादातर जो आप जहाँ पे फिजिकली काम करना पड़ता था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, देखो आईटी इंडस्ट्री तो संभल गई क्योंकि उसको वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, लेकिन जो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कोर इंडस्ट्री है, उसमें आपका वर्क फ्रॉम होम कर पाना उतना ज़्यादा गवर्नेंस उतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर के अभी जो रिपोर्ट आई है नवंबर मंथ की, उसमें ये देखा गया कि माइनिंग सेक्टर में -7.3% की गिरावट आई है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -1.7% की गिरावट आई है, और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में 5% की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर 2019 में आपका विनिर्माण क्षेत्र की बात करेंगे तो 3% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, इसी अवधि के दौरान अगर माइनिंग की बात करेंगे तो 1.9% की वृद्धि हुई है, जबकि विद्युत में आपका -5.0% की गिरावट देखी गई है। मतलब ये एक ही महीने के अंतर्गत में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे गिरावट दर्ज की जा रही है। तो मतलब अगर आप बात करेंगे कि विनिर्माण सेक्टर भारत में कितने कितने तरीके के होते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोर जो इंडस्ट्री है, आप कई बार सुने होंगे कोर इंडस्ट्री, तो कोर इंडस्ट्री किसको कहते थे? तो इसको 8 अलग अलग क्षेत्रों को कोर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके पहले हम सीपीआई की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सीपीआई जो है उसके 4 अलग अलग क्षेत्रों में सीपीआई निकाली जाती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सीपीआई हो गया, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई हो गया, और ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई हो गया, और सीपीआई ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। ठीक है, ये इसको क्या करता है कि जो श्रम और रोजगार मंत्रालय होता है और लेबर ब्यूरो होता है, उसके द्वारा इन जो तीनों आंकड़े हैं, शुरुआत के तीनों आंकड़ों को किया जाता है, जबकि चौथा आंकड़ा जो होता है सीपीआई को सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा उसका सीपीआई का रिपोर्ट निकाला जाता है। सीपीआई का जो आधार है वो आपका 2012 है। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है, ये आपका एक होता है। इसमें क्या किया जाता है कि इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है, कितना प्रोडक्शन करती है उसके बेसिस पे उसको कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, उससे पता चलता है कि कितना ग्रोथ हुआ, कितनी कमी आई। तो इसमें कोर सेक्टर की बात हम यहाँ पे करेंगे आईआईपी में। तो कोर सेक्टर कौन कौन से, मैं इतना नाम बता देता हूँ आपको, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपका रिफाइनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस्पात हो गया, स्टील, कोयला, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैसेस, सीमेंट और उर्वरक। ये आपके 8 ऐसे सेक्टर हैं जिनको कोर सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, अप्रैल 2017 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार जो है 2004 से संशोधित करके 2011-12 को उसका आधार बनाया गया है। मतलब एक बेस तो होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप कंपैरिजन करोगे। तो 2000 पहले क्या होता था, 2004 से कंपेयर किया जाता था, लेकिन 2017 में क्या किया गया, उसको जो आधार वर्ष है उसको चेंज करके 2011-12 कर दिया गया। मतलब उसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको शेयर भी कर सकते हो। अगर आपके कुछ सुझाव होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हो। धन्यवाद।